ड्रग्स के जो लोग कारोबार करते हैं उनके साथ दीपेंद्र हुड्डा की फोटो। देखिए हरियाणा जानता है कि दीपेंद्र हुड्डा क्या है, और चुनाव से एक दिन पहले इस तरह की जो ये करते हैं भाजपा का आईटी सेल, वो भी देश के लोग जानते हैं। अगर कोई गलत है तो ठोको उसको, जेल में करो कार्रवाई, लेकिन उसकी तो फोटो बीजेपी के नेताओं के साथ ज़्यादा बताई, उसकी फोटो बीजेपी के सारे दिल्ली के नेताओं के साथ ज़्यादा बताई। अब कौन है क्या है, दिन में हम 10,000 आदमी से मिलते हैं, किस तरह से कौन क्या अपना हमें नहीं जानकारी। मेरा आखिरी सवाल, मैं दीपेंद्र हुड्डा से नहीं बात कर रहा, मैं भूपेंद्र हुड्डा के बेटे से बात कर रहा हूं। बेटा क्या चाहता है? पिता नेता विपक्ष हैं, स्वाभाविक रूप से उनका दावा है कि नहीं, कम से कम आवेदक हैं कि नहीं, दावा है कि नहीं, ये तो कहिए आप। हरियाणा बदलाव चाहता है, हरियाणा कांग्रेस की सरकार चाहता है, और आपका धन्यवाद कि मुख्य बिंदु आपकी प्रश्न की ये है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। हाँ। तो वो धन्यवाद आप मान रहे हैं कि कांग्रेस सरकार आ रही है, बहुत आप धन्यवाद। कह रहे हैं इसलिए पूछ रहा हूं। तो भूपेंद्र हुड्डा जी के लिए आपके क्या मन में, क्योंकि देखिए उनकी बड़ी राजनीतिक पारी हो गई। हुड्डा साहब के नेतृत्व में और चौधरी उदय भान जी की अध्यक्षता में चुनाव हमने लड़ा है, और ऐतिहासिक जीत कांग्रेस की होने जा रही है। देखिए ये दीपेंद्र हुड्डा खुल के तो नहीं बोल रहे, लेकिन ये कह रहे हैं कि हुड्डा साहब के नेतृत्व में चुनाव लड़ा है और ऐतिहासिक जीत होने वाली है। मतलब संकेत साफ है कि दीपेंद्र हुड्डा भी चाहते हैं भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री बने। कैमरामैन विपिन पुजारी के साथ अरुण सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, रोहतक। दावेदारी तो नहीं छोड़ेंगे यहां से दीपेंद्र हुड्डा और उनका परिवार, उनके पिता भूपेंद्र सिंह हुड्डा, और लगातार दावेदारी कांग्रेस में जताई जा रही है। थोड़ी देर पहले रणदीप सिंह सुरजेवाला को हम सुन रहे थे, उनकी तरफ से दावेदारी फिर जताई गई, लेकिन साथ में यह भी कह दिया कि अनुशासन होना चाहिए, आकांक्षा पर अनुशासन पहले आता है। कुमारी सैजल ने आज सुबह सुबह कहा कि क्यों नहीं, मैं हूं ना दावेदार। आज जब चुनाव हो रहा है, वोटिंग हो रही है, उस दौरान ये बड़े चेहरे कांग्रेस के, ये सुगबुगाहट अभी भी जारी है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो ठीक है लीड कर रहे हैं, लेकिन ये चेहरे भी अभी मौजूद हैं, इनको अनदेखा नहीं कर सकते। और मेरे सहयोगी धीरेन्द्र चौधरी जुड़ गए हैं, धीरेन्द्र के पास हम जाने की कोशिश करते हैं। धीरेन्द्र, पहले तो बताइए कि क्या लोकेशन है आपकी, किस जगह पर आप खड़े हैं, और क्या आपके पास न्यूज है? क्योंकि रोहतक विधानसभा की बात करें या रोहतक लोकसभा में आने वाली तमाम विधानसभा सीटों की बात करें, इस बार रोचक है मुकाबला, बहुत सारी तस्वीरें बदली हैं यहां पर भी। सुदेश, हम महम में पहुंचे हैं क्योंकि महम में सुबह सुबह कुछ झगड़े की बातें सामने आई थी। हालांकि उसके बाद कुछ स्थिति स्पष्ट भी हो गई थी कि बलराज कुंडू के साथ झगड़ा हुआ था, और उसके बाद आनंद सिंह दांगी की भी सफाई हुई थी कि किस तरीके से ये विवाद हुआ। लेकिन तस्वीरें आपको दिखाते हैं। जैसे हमने सुबह शुरू किया था बुलेटिन, उस वक्त ये दिखाया था कि महिलाएं काफ़ी जोश दिखा रही हैं, महिलाएं काफ़ी संख्या में पहुंच रही हैं। ये एक पोलिंग बूथ की तस्वीरें हैं जहां पर पुरुष कम और पुरुषों से ज़्यादा। देखिए कितनी लंबी कतार है, लगातार लाइन में खड़ी हुई हैं, इंतज़ार कर रही हैं कि कब उनका नंबर आएगा। तो ये लाइन अभी भी बरकरार है, सुबह से शुरू हुई थी लाइन। दिखा रहे थे हम कैसे महिलाएं बढ़ चढ़कर इस बार मतदान में हिस्सा ले रही हैं। तो ये लोकतंत्र की खूबसूरती भी है, क्योंकि आमतौर पर पहले महिलाएं घरों से कम निकलती थी, लेकिन इस बार इस चुनाव में खास देखने को ये मिला कि महिलाएं काफ़ी तादाद में चुनाव में पार्टिसिपेट करने के लिए पहुँच रही। तो ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि दोपहर का वक्त हो चुका है, और जो मतदान प्रक्रिया है हालांकि थोड़ा सा धीमी चल रही है, लेकिन फिर भी अगर गढ़ी सांपला किलोई जो पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का निर्वाचन क्षेत्र है उसकी बात हो, या फिर महम जहां पर पहले पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल भी यहां से चुनाव लड़ चुके हैं, ओम प्रकाश चौटाला भी, आनंद सिंह दांगी भी, तो काफ़ी हॉट सीट है। यहाँ पर हम पहुँचे हैं। तो अगर यहाँ के समीकरण की बात करें तो त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पर बताया जा रहा है, लेकिन इस त्रिकोणीय मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही पिछड़ी हुई थी। अब बलराज कुंडू और बलराम दांगी कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, और बलराज कुंडू खुद अपनी पार्टी से यहाँ पर मैदान में है, उनके बीच में मुकाबला है। जहाँ तक गढ़ी सांपला किलोई की बात है, पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के उस क्षेत्र की बात करें तो पूरे रोहतक के अंदर गढ़ी सांपला किलोई कॉन्स्टिट्यूंसी में सबसे ज्यादा मतदान अब तक हुआ है, और दूसरे नंबर पर महम है। लेकिन तो धीरेन्द्र पता लग जाएगा कि 8 तारीख को किसके पक्ष में जो सुबह बवाल हुआ था। धीरेन्द्र, एक बड़ा जिक्र हुआ महम कांड। बलराज कुंडू ने आरोप लगाया कि आनंद सिंह दांगी फिर से महम कांड करवाना चाहते हैं, और हम जानते हैं कि महम कांड कितना बड़ा कांड था हरियाणा की चुनावी राजनीति का। वो चिंताजनक शब्दावली थी कि महम कांड करवाना चाहते हैं। क्या वैसे हालात हैं, या फिर सिर्फ चुनावी राजनीति को चमकाने के लिए इस तरह की बातें उठाई जा रही, इतिहास के पन्नों को कुरेदा जा रहा, पलटा जा रहा है? हाँ, देखिए ये बातें चुनाव प्रचार के दौरान भी आई थी। हालांकि महम के लोग इन चीज़ों को अब ज़्यादा तवज्जो नहीं देते, क्योंकि ये इतिहास की बात है और कोई भी उस काले अध्याय को याद नहीं करना चाहता कि महम में 1990 में क्या हुआ था। लेकिन बार बार
उम्मीदवार इस तरह की बातें लेके आ रहे हैं, लेकिन आम जनता इनसे सरोकार नहीं रखती। वो बीता हुआ समय था, उसको याद नहीं करना चाहती। हम इसलिए महम के मदीना गांव में पहुंचे थे क्योंकि यहीं से उस महम कांड की शुरुआत हुई थी। यहीं पर जो बाई इलेक्शन हुआ था तब हिंसा हुई थी। तो जिस तरीके से बलराज कुंडू अपने चुनावी भाषण में बार बार ये जिक्र भी पहले भी करते रहे हैं कि आनंद सिंह डांगी माहौल बिगाड़ेंगे, तो आज जिस तरीके से सुबह जो घटनाक्रम हुआ था, हालांकि कुछ विवाद ज्यादा बढ़ गया था, लेकिन उसके बाद स्थिति को कंट्रोल कर लिया गया। पूरी तरह से शांतिपूर्ण ढंग से मतदान चल रहा है। हालांकि एक दो जगह और इस तरह की घटनाएं सामने आई, लेकिन अगर पूरे विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो छोटे मोटे कहासुनी के अलावा कोई बड़ी इस तरह की खबर सामने नहीं आई कि जहां पर माहौल बिगड़ने की आशंका हो। हालांकि जो जिला प्रशासन के अधिकारी है तमाम, वो भी मौके पर पहुंचे थे और अभी भी लगातार पेट्रोलिंग भी चल रही है क्योंकि काफी सेंसिटिव है महम विधानसभा क्षेत्र, इसलिए इस पर सबकी नजर भी है। और अगर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की बात करें तो उनकी तरफ से भी खास हिदायतें हैं कि किसी भी तरीके से जो भी सेंसिटिव बूथ हैं, क्रिटिकल बूथ इस बार इनको नाम दिया गया है, वहां पर किसी भी तरह की कोई कोताही ना बरती जाए। तो ये मैं चाहूंगा कि कुछ निर्देशों वोटर की से पालना बात भी करें की जा रही जिन्होंने वोट दे दिया हो या जो वोट देने के लिए कतारों में खड़े हैं। जानना चाहेंगे कि उनके मन में क्या है। पार्टी विशेष का नाम लेने की कोई जरूरत नहीं है, ना उम्मीदवार की, लेकिन समस्याएं क्या है, मुद्दे क्या है जो उनके सामने अहम है जब वो वोट देने आते हैं। हाँ, हम कोशिश करते हैं अगर कुछ महिलाएं बात करना चाहें तो। मैडम, आप वोट डालने के लिए आए हैं आप लोग। अगर एक जर्नल मुद्दों की बात करें तो क्या मुद्दे हैं, समस्याएं क्या हैं, आप बताइए। बताए क्या, किस तरह की दिक्कतें आ रही क्या उम्मीद है, क्या चाहती हैं, क्या सुविधा मिले? बिल्कुल जी। सुविधा किसी चीज की भी ना है जी। दिक्कतें क्या क्या है? दिक्कत नौकरियां की भी, बच्चे के बेरोजगार बच्चे हैं, पानी की दिक्कत है, अच्छा किसानों ने दिक्कत है, बेरोजगारी इतनी बढ़ा रखी है कि भाई जीना आराम कर रखे। महंगाई ज्यादा है? महंगाई हद तो ज्यादा है जी। क्या काम करते हो आप? खेत खात में जाते हो? खेती करा, दिहाड़ी करा अपनी। कितने क्या बचत हो जाती है? कुछ भी बचत को नहीं, खाली पड़े हैं किले, 2 किले हम धान है, बता। हर माड़ पर ले रहे के 50-50 हजार रुपये किलो। घर कैसे चलता है? तो जी उसमें दिहाड़ी करा, हाँ बताओ। वो है तो समस्या हो रही है जी, गर्म पानी आता है नहीं और फसल। आपकी नजर में पढ़े लिखे लग रहे हैं आप तो। क्या समस्या लग रही है आपको? सारी एक दो बताइए। क्या चाहती है नई सरकार बने तो इनके लिए क्या करे? पानी की एक गली भी। अगर कोई सरकार आती है, नई सरकार कोई भी आ जाए, हम नाम नहीं लेंगे, तो आप क्या चाहते हैं कि क्या होना चाहिए? सारी सुविधा होनी चाहिए। सारी सुविधा होनी चाहिए जी। बाकी और क्या, पानी नहीं आता नहर में, तो पानी का टाइम तो धान लगाओ जी, पानी नहीं रहता ना, तो फिर बाद में बरसात हो जाए तो पानी भर जाए। उम्मीद है कि अगली सरकार आए तो समाधान करे इन चीजों का। वो तो देखी जाएगी जी, सरकार कौन सी वायर होगी और आओगी जी, इस बात का। धीरेन्द्र, आपके साथ कोई फर्स्ट टाइम वोटर मुझे लग रही है। देखिए वहां पर एक फर्स्ट टाइम वोटर भी है, शायद वो पहली बार उनका वोट होगा, शायद मुझे लगता है। उनसे पूछिए उनके मन में क्या क्या है। आपने पहली बार वोट डालने जा रहे हो? नहीं जा रहे, थर्ड टाइम। क्या लगता है कि जो राजनीतिक दल हैं वादे करते हैं, चुनाव जीतने के बाद पूरा करते हैं उनको? हाँ, जो अच्छे कार्य करते हैं वो पूरा करते हैं, लेकिन कई सिर्फ वोट लेने के लिए पूरा नहीं कर पाते। आप स्टूडेंट हैं? हाँ जी। तो क्या स्टूडेंट्स की क्या होना चाहिए, आपका क्या विजन है आपका? स्टूडेंट्स वेल एजुकेटेड होगा तो वो जॉब भी मांगेगा, उसको जॉब लगना चाहेगा। पर अगर वो एजुकेटेड होने के बाद घर बैठता है तो ये अच्छी बात तो नहीं है। तो आपको लगता है जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत कम है? बिल्कुल कम है। तो अभी अब 10 साल से कोई ऐसी जॉब नहीं है जो हमें देखने को मिली। जैसे अब फौज है, वो 5 साल की कर दी। 4 साल की? हाँ, 4 साल की। अभी आप कितने पढ़े हुए हैं? ग्रेजुएशन पास की है। पास की है, उम्मीद है जॉब मिल जाएगी? हाँ जी सर, अगर हमारी सरकार आएगी तो। हमारी मतलब जो भी काम कर नहीं, चलो ये ठीक है। एक मुद्दा बता दिया कि बेरोजगारी बड़ा चुनावी मुद्दा है, बड़ा चुनावी मुद्दा है बेरोजगारी। और हमने देखा भी धीरेन्द्र
एक तो बहुत मतलब ये तस्वीरें जो आती है, हम क्योंकि ग्रामीण परिवेश में खुद आती हूँ, आप आते हैं, तो वहां पर महिलाओं का ऐसे घूंघट डालकर रखना, घूंघट में बात करना, थोड़ा शर्मीला और खुलकर नहीं बोलना, बदलाव तो हो रहा, लेकिन अभी कुछ कुछ इलाके ऐसे जहां इतने खुलकर अभी महिला आबादी आती नहीं, जो आधी आबादी कहते कि उसकी हिस्सेदारी हो, वो वोट तस्वीर दिखाऊंगा। हाँ दिखाइए, वो तस्वीर दिखाऊंगा, वो वजह भी दिखाऊंगा। देखिए कुछ पुरुष यहाँ पे खड़े हैं। हाँ, वो और बताइए पीछे रिश्ते कहानी, नाते में ऐसा क्यों कोई होता है? जेठ होता है, कोई ससुर होता है, तो उनको देखकर घूंघट निकाल लेती हैं। अभी आप तो काफी बड़ी उम्र के हैं, आपने भी क्यों घूंघट हो? कोई देवर जेठ तो नहीं आगे? अच्छा, अंदर है, अंदर जो एजेंट बैठे हुए हैं वो रिश्ते में लगते हैं। एक के घर में तो 3-3 4-4 नौकरी वाले, एक आधे घर में एक भी नहीं, उनको भी तो कुछ चाहिए ना, है? और गरीब लोगों को ना तो प्लाट मिलते, ना कोई ग्रांट वांट मिलता, तो विधवा लोग आई है, उनको कुछ, उनका कोई समाधान नहीं। आपका गुजारा कैसे चलता है घर का? करता है, क्या चलता है चलने में, दाना मडंगा पाड़े वहाँ दिहाड़ी मजदूरी पर चले तो मिला ना भी मिला, चल रहे हैं अपने। अगर मान ले गांव में रोजगार नहीं मिलता है, धानों का नहीं मिलता है, गेहूं का नहीं मिलता, फिर क्या करो? फिर क्या करा? अपना तंगा तुलसी, एक टाइम भूखे सो जाए, एक टाइम खाकर सो जाओ, और वो चल रहा है। मजदूरी वगैरह नहीं मिलती जो गांव में काम होते हैं, जो मनरेगा के तहत होते हैं? मनरेगा आवे तो आवे, ना भी आवे रहा तो क्या 200-250 रुपया में होगा के? बच्चे क्या इतनी करते? महंगाई में बच्चे क्या करते हैं? बच्चे अभी एक तो छोटा है, 2 लड़कियों की शादी कर रखी। शादी कर, तो सबकी अपनी अपनी समस्याएं हैं, क्योंकि घर चलाना आज के वक्त काफी मुश्किल भरा काम है। हालांकि उम्मीदें होती हैं, सब उम्मीद पर ही आते हैं। आप क्या काम करते हैं सर? कंपनी में। कंपनी में? प्राइवेट कंपनी में है? क्या महंगाई कितनी ज्यादा है? महंगाई का तो बस लगन हो रहा है जी। काम चल जाता है घर का? के काम चला जी, चल जाए। तो जब वोट डालने आते तब तो दिमाग में कुछ होता है ना कि भाई हाँ अगली सरकार आएगी, चाहे कोई भी आए, कि थोड़ा सा सुविधाएं देंगी, समाधान होगा समस्याओं का। हाँ जी, ये तो सोच के आते ही है कि आगे कुछ समाधान होगा, नई सरकार आएगी, कुछ बदलाव होगा देश में। और हरियाणा में सबसे ज्यादा दिक्कत अब पानी की थी। लोग जो किसान थे वो पानी बगैर मर गए। कोई 50-60 हजार रुपया अगर कोई किला ले रहा है और उसको धान नहीं लग पाए तो वो क्या खाएगा? हाँ, मतलब जो पानी, बारिश कम हुई, आप ये कहना सर, बारिश कम हुई, इसके बाद कर्ज बढ़ गया। हाँ, मरना वर्ड गलत है। वो तो किसान तो मरी गया जी, कसर क्या रहेगी उसमें, मरी गया वो तो। हम ये जाओ, हाँ जी, जो है सवाइल का पानी जो पंजाब से जो पाकिस्तान में जा रहा है ना, वो हरियाणा में मिलना चाहिए। हमारा तो कहना यो है। लेकिन 1966 से चुनावी मुद्दा ही है, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं। अभी तक हुआ नहीं ना, इसका समाधान नहीं हो रहा। कोई भी सरकार आ ली चाहे, इसका समाधान नहीं हुआ हमारा। तो सुदेश, सबकी अपनी अपनी कहानियां हैं, दिक्कतें हैं, लेकिन ये लोकतंत्र का पर्व है। हर कोई इसी उम्मीद से वोट करने के लिए आता है कि शायद आने वाली सरकार या पीछे वाली हो या फिर आगे वाले आने वाली है, उनसे उम्मीदें जरूर होती हैं। इसलिए इस जो मतदान का पर्व है, इसमें सब बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। धीरेन्द्र, एसवाईएल का जिक्र हुआ, ये सुनकर अच्छा लगा कि लोग नहीं भूले, भले ही राजनीतिक दल भूल गए हो इस बार, काफी गहमा गहमी थी, लेकिन एसवाईएल को लेकर लोगों में अभी भी है कि सरकार को इस पर काम करना चाहिए। पानी जो है बहुत बड़ा फैक्टर है, ना सिर्फ दक्षिण हरियाणा में बल्कि आप रोहतक में खड़े, यहाँ के लोग बार बार जिक्र करें कि पानी नहीं, पीने का पानी नहीं, खेती नहीं कर पा रहे हैं, और जो भूमिगत पानी है वो तो और ज्यादा नीचे जा रहा है। तो बड़ा संकट है, डार्क जोन बढ़ते जा रहे हैं हरियाणा में। एसवाईएल का मुद्दा जरूर कांग्रेस ने उठाया, लेकिन उतनी ज्यादा बातें हुई नहीं है। उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में जरूर कहा कि एसवाईएल का पानी ला कर देंगे, लेकिन ये चुनावी ही मुद्दा है, ये भी हम जानते हैं इसकी सच्चाई को। हाँ, देखिए, चुनावी मुद्दा है और कोई भी चुनाव ऐसा नहीं है जिसमें सभी जो मुख्य धारा की पार्टियां हैं उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में इसको शामिल ना किया हो। अभी भी सभी पार्टियों के मैनिफेस्टो में एसवाईएल का पानी है, लेकिन आज हालात ये हैं कि आधे दशक से ज्यादा का अर्ध शताब्दी कह सकते हैं जिसको, ज्यादा वक्त हो चुका है, लेकिन एसवाईएल का पानी नहीं मिला। और जैसे आपने कहा कि डार्क जोन, हरियाणा के कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर भूमिगत पानी काफी नीचे जा चुका है, डार्क जोन में है। और इसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि लोग यहाँ पर आपसे फिर जुड़ेंगे हम, इस पर एक बड़ी जानकारी देते हैं आपको। बड़ी जानकारी ये है कि एक नया डेटा आ गया सामने प्रतिशत का, जैसे मैंने पहले आपसे वादा किया था कि इसमें जो अपडेट होगा आपको बताएंगे। 11 बजे तक तो वो 23% था, लेकिन 12 बजे तक का जो डेटा है उसके मुताबिक ओवरऑल जो हरियाणा में वोटिंग प्रतिशत है वो है 29.7, यानी 29.7 का मतलब इसको आप 30 मान सकते हैं, 30 के करीब है ये 12 बजे तक का ओवरऑल प्रतिशत है पूरे हरियाणा प्रदेश का। 90 के 90 सीटों का जो एवरेज है 12 बजे तक वोटिंग का परसेंट वो है 29.7, यानी मान लीजिए कि 30%। सुदेश, क्या माना जाए ये 30%? ये आंकड़ा और
और बढ़ेगा। विशाल, जैसा कि हम सुबह से बात कर रहे थे, थोड़ा चिंताजनक भी लगा कि अरे 9 बजे तक सिर्फ इतना ही कि दहाई का आंकड़ा बड़ी मुश्किल से छू पाए हैं। उसके बाद अब धीरे धीरे मुझे लगता है कि आंकड़ा बढ़ता जाएगा और ये शुभ संकेत है कि मतदाता अपना रुझान दिखा रहे हैं, अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं वोटिंग के अंदर। और मुझे लगता है कि 3 बजे के बाद ये आंकड़ा 40 से 45 तक हो सकता है। अभी हम लंबी लंबी कतारें लगातार जहां पे भी हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं वहां पर देख पा रहे हैं कि पोलिंग बूथ्स के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। लोगों में उत्साह है इस चुनाव को लेकर और ये अच्छी बात भी है। अच्छी सरकार चुने, अच्छे जनप्रतिनिधि चुने ताकि 5 साल तक आप बेफिक्री से आप उम्मीद कर सके कि उनकी बेहतरी के लिए सरकार काम कर रही है। आपका विधायक जो है वो आपकी बेहतरी के लिए, आपके इलाके की बेहतरी के लिए, विकास के लिए, आपके मुद्दों को एड्रेस करने के लिए काम कर रहा है। बिल्कुल। और अभी हमने जैसा कि धीरेन्द्र ने जो बात की है वहां महिलाओं से देखिए धीरे धीरे वो खुल रही थी। हालांकि बहुत शुरू में वो शर्मा रही थी कि जब उन्होंने मुद्दा बोलना शुरू किया, अपनी समस्याएं बताना शुरू की, तो बताइए कि आज भी आजादी के इतने वर्षों बाद अगर कोई ये कहे कि हमें पानी की सुविधा चाहिए, पानी नहीं है हमारे पास, तो ये काफी अपने आप में चिंता का विषय बनता है कि पानी की चाहिए, पानी की सुविधा की कमी है, बिजली की सुविधा की कमी है, सड़कों की कनेक्टिविटी की कमी है, कई तरह के ऐसे मुद्दे सामने आए हैं। तो 12 बजे तक जो वोटिंग परसेंट है वो है 29.7 यानी 29.7। और अगर अलग अलग जगहों के बाद आपको बताएं तो पंचकुला में 28.7 12 बजे तक, 12 यानी 1 घंटे से भी ज्यादा पहले का ये फिगर आपको हम दे पा रहे हैं। 12 बजे तक का जो फिगर आया है वो है पंचकुला में 28.7%, अंबाला में 32.6%, यमुनानगर में 37.2%, कुरुक्षेत्र में 30.2%, कैथल में 37.4%, करनाल में 28.8% और पानीपत में 36.6%, सोनीपत 30.8, जिंद में 33.6, जिंद में ठीक ठाक वोटिंग हो रही है, फतेहाबाद में 30%, सिरसा में 28.8। तो इस तरह से लगभग 25, 26, 27, 28 के आसपास है। ओवरऑल 29.7% वोटिंग 12 बजे तक। और 3 बजे तक उम्मीद लगा सकते हैं कि आंकड़ा 40 के पार जाएगा। उम्मीद इसलिए क्योंकि लंबी लंबी कतारें इस वक्त 90 की 90 विधानसभा सीटों के सभी मतदान केंद्रों के बाहर नजर आ रही है। उत्साह नजर आ रहा है लोकतंत्र के इस महापर्व का, जिसमें मतदाता बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। लोकतंत्र के महापर्व पर, महायज्ञ में वोट की आहुति डाल रहे हैं। हम भी आपसे अपील करते हैं कि अगर आपने अभी तक अपने वोट का इस्तेमाल नहीं किया है तो जाएं पोलिंग बूथ पर, अपने वोट का इस्तेमाल करें ताकि आने वाली सरकार आपके मन मुताबिक, आपकी उम्मीदों पर खरा उतरे। आज देखना होगा कि जनता की कसौटी पर कौन खरा उतरता है, जनता किसके वादों पर, दावों पर विश्वास करते हुए आज वोट डालती है। फिलहाल तो आपको यही कहना चाहेंगे अपने वोट का इस्तेमाल करें क्योंकि लोकतंत्र का ये महापर्व 5 साल बाद आता है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में जो महायज्ञ, जिसको हम कह रहे हैं कि लोकतंत्र का महायज्ञ है, उसमें वोट की आहुति आप जरूर डालें। हर तबके की तस्वीर, हर जगह की